राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757-1947 190 वर्ष का कालखंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के वापस जाने तक, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का वो संघर्ष जो सशस्त्र चुनौती दे रहा था उस ब्रिटिश बड़ी शक्तिशाली सरकार को, आताताई अत्याचारी सरकार को, जिन्होंने भय का वातावरण बना रखा था। कहीं कुछ भी कर देते थे, लोग डरे रहे, सहमे रहे। परंतु इस 190 वर्ष में भी जो भरी जवानी में अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ, हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 18-19 तो मैं आपके सामने ला चुका हूँ 664 वीडियोस के माध्यम से। अभी और बहुत आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता की बीड़ियाँ काटने के लिए खुद कट गए, उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, इससे बड़ा क्रूर मजाक कोई और हो नहीं सकता। ऐसे उन अज्ञात लोगों की पंक्ति में एक नाम आज और जुड़ रहा है, श्री शंभूनाथ आज़ाद। अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, कोई नहीं जानता। हाँ, श्री शंभूनाथ आज़ाद को इस बात का दुख अवश्य था कि सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिवीरों के जाने से क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत आघात पहुंचा है, पर उसका क्रांतिकारी मन निराश होकर बैठने वाला नहीं था। उसके संकल्प ने निराशा के आवरण को झटक दिया और वह नए सिरे से दल के विस्तार में लग गया। उस समय शंभूनाथ आज़ाद का कार्यक्षेत्र पंजाब था। उसने अमृतसर में एक 17 वर्षीय नौजवान रोशनलाल मेहरा को क्रांतिकारी दल में सम्मिलित कर लिया था और रोशनलाल मेहरा के द्वारा के माध्यम से कुछ अन्य होनहार युवक भी दल के सदस्य बन गए थे। विचार विमर्श के बाद शंभूनाथ आज़ाद और रोशनलाल मेहरा इस निर्णय पर पहुंचे कि अब क्रांतिकारी गतिविधियों का कार्यक्षेत्र मद्रास बनाया जाए। उनके इस निर्णय के पक्ष में 3 बिंदु थे, 3 बातें थी। वो क्या थी? पहला तो ये कि पुलिस की नज़रों से बचने के लिए ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर जाना उचित होगा जो अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज शासक की इस बात को झुठलाना था जिसका कथन था मद्रास के गवर्नर का, जिसका ये कथन था उसके प्रांत की जनता बड़ी राग भक्त है और वे शासन विरोधी कार्यों में भाग नहीं लेती। ऐसा उसने एक वातावरण बना रखा था अपने बॉस के आगे भी। तीसरी बात ये थी कि दक्षिण भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार होना चाहिए। रोशनलाल मेहरा के पिता व्यापारी थे, वस्त्र व्यापारी थे, कपड़े के व्यापारी थे। रोशनलाल ने अपने पिता की तिजोरी से 5,800 रुपये निकाले और शंभूनाथ आज़ाद को दे दिए। हाँ, 5,800 रुपये। पैसा हाथ लगते ही कुछ अन्य साथियों को साथ लेकर मद्रास पहुंचने की योजना बना डाली। शंभूनाथ आज़ाद ने वह धन अपने एक साथी राम विलास शर्मा के पास रख दिया। पुलिस के हाथों वो पड़ गया, पुलिस की नज़र में आ गया
इस प्रकार एक साथी और पैसा दोनों ही क्रांतिकारियों के हाथ से निकल गए। शंभूनाथ आज़ाद अब इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि अब कैसे बात बनेगी। साथी भी गए और पैसा भी गए। धन तो गया ही, साथी भी गए। और फिर उन्होंने क्या किया, इसमें से एक और निर्णय लिया। उनकी योजना के अनुसार उटकमंड बैंक के बैंक पर डाका डाला गया, जो सफल रहा और काफ़ी पैसा उनके हाथ लग गया। उनके कुछ साथी नए थे, नित्यानंद वात्सायन और खुशीराम मेहता, उनको खोना पड़ा। अब इनको शक था कि नए साथी थे, गिरफ्तार हो गए हैं, कहीं वो हमारे ठिकाने के बारे में बोल देंगे, तो इसलिए जल्दी से ठिकाना बदला जाए। जल्दी से ठिकाना कैसे बदला जाए, तो मद्रास में जहाँ वो रह रहे थे वहाँ से उनको वो स्थान छोड़ करके बड़ी कठिनाई से उनका एक मकान मिला और वे अब रामपुर क्षेत्र के मकान को छोड़कर तंबू चट्टी स्ट्रीट के मकान में पहुंच गए। मद्रास के इस क्रांतिकारी दल ने बम बनाने की योजना भी तैयार कर ली। बने हुए बम का परीक्षण करने के लिए वे लोग रात्रि को समुद्र के किनारे पहुंच गए। परीक्षण करने की जिम्मेवारी तो रोशनलाल मेहरा ने अपने ऊपर ले ली। वह बम को लेकर समुद्र के किनारे आगे बढ़ने लगा। अंधेरे में एक चट्टान पर से पैर फिसलने के कारण रोशनलाल मेहरा गिर पड़ा और बम का विस्फोट हो गया। इस प्रकार शंभूनाथ आज़ाद का एक और विश्वसनीय साथी रोशनलाल मेहरा बलिदान हो गया। ये घटना 1 मई 1933 को हुई। इस घटना के परिणाम स्वरूप पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मद्रास भी क्रांतिकारी गतिविधियों का बहुत बड़ा गढ़ बन गया है, केंद्र बन गया है। जगह जगह छापे मारे जाने लगे, खोज शुरू हो गई। एक दिन शंभूनाथ आज़ाद का दल पूरे का पूरा घर में ही था कि किसी ने बाहर से कुंडी खटखटाई। सुराग से देखा तो पता चला कि पुलिस आ गई है। जल्दी जल्दी में उन्होंने वो आपत्तिजनक कागज पेपर भी संभाले और उटकमंड बैंक से लूटी गई नोटों की गड्डियां भी जला डाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दोनों ओर से धनाधन गोलियां चलने लगी। उस समय मुहर्रम का एक जुलूस भी निकल रहा था और पुलिस ने चालाकी की। पुलिस ने जोर से अनाउंस किया कि हम यहाँ पर चोर डाकू से मुकाबला कर रही है पुलिस, इसलिए आप सब लोग भी हमारी सहायता करो। लेकिन उधर क्रांतिकारियों ने भी भारत माता की जय और ये कह कर के हम चोर डाकू नहीं, हम क्रांतिकारी हैं, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले देशभक्त हैं। तो जुलूस को समझ आ गई और जुलूस आगे निकल गया। मुकाबला चलता रहा, लेकिन चलते हुए मुकाबले में पुलिस कमज़ोर पड़ने लगी। लेकिन उनकी सहायता के लिए नई कुमक आ गई और अन्य पुलिस के लोग आ गए। आते ही उनका जब बल बड़ा हो गया तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। क्रांतिकारी लोग मुकाबला करते हुए वहाँ से भाग भी रहे थे, मुकाबला भी कर रहे थे। हाँ, उनका एक साथी गोविंद राम वर्मा इस सारी पुलिस के साथ गोली एक्सचेंज में वो भी बलिदान हो गया, श्री गोविंद राम वर्मा। अन्य साथियों सहित शंभूनाथ आज़ाद गिरफ्तार कर लिए गए। जब मद्रास की जनता को पता चला तो भारी संख्या में मिलने वो जेल पहुंच गए।
लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। मद्रास बम केस के नाम से मुकदमा चला और शंभूनाथ आजाद को आजन्म काला पानी की सजा का दंड मिला। अपने जीवन के अमूल्य 20 वर्ष उन्होंने काला पानी की काल कोठरियों में बिताए। कैसा कैसा इतिहास मैंने आप लोगों के सामने रखा, कैसे कैसे लोग आज शंभूनाथ आजाद का मुख्य रूप से हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन रोशन लाल मेहरा, इनका मैंने इंडिपेंडेंट डे के अलग से 2-3 एपिसोड दिए हुए हैं, उसमें शंभूनाथ आजाद जी का जिक्र आया था। लेकिन आज हम शंभूनाथ आजाद को केंद्र मान के कर रहे हैं, तो इसमें गोविंदराम वर्मा भी शहीद हो रहे हैं, वो वात्सायन और मेहरा 2 और लोग भी शहीद बलिदान हो रहे हैं। हाँ, अपने पिता जो अच्छे ठीक वस्त्र व्यापारी हैं, अपने घर से 5,800 उस समय, आज तो 50 लाख के बराबर होगा भाई, अपने घर से पैसा डाका मारना, पैसा लेना और अपने साथी शंभूनाथ आजाद को के हाथ में देना कि भाई, और मद्रास जाके ये सब करना नए स्थान पर। बात वहाँ और है, वहाँ पर जब तैयारी होने लगी बम की, तो वहाँ पर ये तो पता था कि ये सामग्री वहाँ से मिलेगी, लेकिन बम का खोल बनाने का वहाँ पर कुछ ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था। बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो भी उन्होंने व्यवस्था की। जहाँ चाह होती है वहाँ राह तो मिलती है ना। इस प्रकार इतने लोग भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए, जो मैंने आपके सामने लाए हैं। अभी इसी 190 वर्ष के कालखंड में अभी 200-250 क्रांति वीर वीरांगनाएं मैं आपके सामने और लाने वाला। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक सब लोग आपके सामने लाऊंगा, हजारों की संख्या में, कोई नहीं जानता। और आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। पूरे का पूरा कलंक से भरा हुआ उनका इतिहास है। पूरी नेहरू फैमिली का, कांग्रेस का, नेहरू के पाप तो थे ही थे, मोतीलाल नेहरू से लेकर ये पप्पू राहुल तक, इस पूरे खानदान का इतिहास अगर पापों की गिनती करनी होगी तो 101 पाप तो कम से कम निकलेंगे। मुख्य रूप से तथ्यों के साथ मैं आपके सामने लाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य यह है इन अज्ञात क्रांति वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सम्मुख लाना। हाँ, मुझे लगता है कि इन विस्मरणीय, जो विस्मरण जिनका हो चुका है, जिनका कुछ पता नहीं, कोई भी कौम कोई शोभा नहीं देता कि ऐसे बलिदान हुए, अपने पूर्वजों को, पुरखों को भूल जाए। इन सब का जीवन चरित्र आपके सामने ला रहा हूँ। हर एक की कहानी अलग है, कुछ भी दूसरे की कहानी से मिल नहीं रहा। और ऐसा विभिन्न प्रकार के चरित्र जो अब आपके सामने ला रहा हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आज के लोग ये आज़ादी कैसे मिली है इसकी वास्तविकता को जानेंगे। आज के दिन में गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है, इस बात की भी समझ रखेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रगाथा के इस चैनल में, जहाँ अज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात मैं क्रांति वीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, श्रद्धासुमन भेंट कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।